नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम भूगोल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय ब्रह्मांड का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत क्या है, आकाश गंगाएं क्या है, तारे, ग्रह, उपग्रह, निहारिका एवं अन्य खगोलिक पिंड, सौरमंडल की संरचना एवं उसकी विशेषताएं, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। तो यह अध्याय आगे के आने वाले सभी भौतिक भूगोल के विषयों की आधारशिला है तथा यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो देखिए, यूनिवर्स यह हमारा क्या कहते हैं कि देखते हैं यूनिवर्स। तो देखिए, यह जो सुबह आईएएस एकेडमी की द्वारा बनाई गई नोट्स है, यह तो यूपीएससी पीसीएस के लिए प्री और मेंस दोनों को कवर करेगी। और यहाँ पे देखिए क्लास नोट्स बाय खुशबू मैम। और यह हमारा चैप्टर 1 है, ब्रह्मांड। तो आज हम ब्रह्मांड को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय देखते हैं कि जिस अनंत, असीमित और विशाल विस्तार से आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, गैस, धूल, कण आदि सभी खगोलीय पिंड स्थित है, उसे ही हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जिस अनंत, असीमित और विशाल विस्तार से आकाश गंगाएं, तारे बने हैं, ग्रह बने हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु, गैस, धूलकण इत्यादि सभी खगोलीय पिंड, यही जो है कि यूनिवर्स है। तो यहाँ पे इस अध्याय का हम देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। इस अध्याय का इम्पोर्टेंस क्या है? तो यह अध्याय ब्रह्मांड, इसकी उत्पत्ति, संरचना और विभिन्न खगोलीय पिंडों की समझने की एक आधारशिला है। और यूपीएससी, यूपीपीसीएस में परीक्षा में यह अध्याय बार बार पूछा जाता है। ब्रह्मांड को समझे बिना पृथ्वी, सौर मंडल और जीवन की उत्पत्ति को समझना कठिन है। और यह अध्याय भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी की आधारशिला है। और यहाँ पे देखिए क्या है ब्रह्मांड। तो क्या ब्रह्मांड है? ब्रह्मांड वह समस्त अस्तित्व है जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, समय, अंतरिक्ष तथा सभी खगोलीय पिंड सम्मिलित है। सभी खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं, वही हमारा ब्रह्मांड है। तो इस चैप्टर का जो रोड मैप है, इसको हम समझ लेते हैं। इस चैप्टर का क्या रोड मैप है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी जो थी, महाविस्फोटक सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत के प्रमाण और सीमाएं, ब्रह्मांड की संरचना, आकाश गंगाएं, हमारी आकाश गंगाएं जैसे कि मंदाकिनी, मिल्की वे, तारे, नक्षत्र और तारों का जीवन चक्र, विभिन्न खगोलीय पिंड, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, और जो नेबुला है, और ब्लैक होल, पल्सर, क्वाकसर, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, खगोलीय दूरी और इकाइयां, और इसके बाद संरांश। तो इतने सारी चीजें, हम इतने सारे टॉपिक को कवर करेंगे ब्रह्मांड चैप्टर के अंतर्गत। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 2-3 बार आपको ब्रह्मांड समझा दिया गया है, हालांकि फिर से देख लेते हैं कि ब्रह्मांड एक अनंत जो है कि निरंतर विस्तृत हो रही भौतिक सत्ता है। इसमें अरबों आकाश गंगाएं, खरबों तारे और अनगिनत खगोलीय पिंड शामिल है ब्रह्मांड में। इसका कोई निश्चित केंद्र नहीं है और यह सभी दिशाओं में समान रूप से विस्तृत है। याद रखिए कि वर्तमान वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार ब्रह्मांड की आयु 13.8 अरब वर्ष मानी जाती है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर। अभी तक हम सब ने देखा यहाँ पे
जो सिद्धांत है, सॉरी, ब्रह्मांड के अंतर्गत जो सबसे पहला जो जानने का स्रोत मिला था, सबसे पहले हम जानते हैं जो बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत। तो इसमें एक कहा क्या बात कही गई थी, देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हबल जो थे, हबल एक वैज्ञानिक थे। हब्बल के नियम के अनुसार जो अधिकांश आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। हब्बल के नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि जो अधिकांश आकाश गंगाएं हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जितनी अधिक दूर आकाश गंगाएं होती हैं उनकी दूर जाने की गति यानी रिसेशन वेलोसिटी उतनी ही अधिक होती है। यानी जितनी अधिक दूर गंगाएं एक दूसरे से होती हैं, आकाश गंगाएं जैसे दूर होती हैं, तो क्या होता है कि उनके दूर जाने की गति, रिसेशन जो वेलोसिटी होती है उतनी ही अधिक होती है, उतनी ही अधिक होती है जो वेलोसिटी होती है। तो यह ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार का प्रमुख प्रमाण है। इसे रेड शिफ्ट के रूप में जाना जाता है। इसे रेड शिफ्ट के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत दिया गया है हबल के द्वारा। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए दूरी को दर्शाया गया है और दूर जाने की गति को दर्शाया गया है। यहाँ पे यह ग्राफ दर्शाता है कि दूरी दूरी बढ़ने पर दूर जाने की गति जो है कि बढ़ रही है, दूर जाने की गति जो है कि बढ़ रही है। हबल का नियम क्या था कि जो बी प्रोपोर्शनल डी था, यहाँ जहां भी दूर जाने की गति है डी उसकी दूरी है। अब अगला जो सिद्धांत है कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि, इसको देखते हैं। माइक्रोवेव पृष्ठभूमि महाविस्फोटक के लगभग 3.8 लाख वर्ष बाद ब्रह्मांड का ताप काफी कम हो गया, जिससे फोटॉन मुक्त हुए और विकिरण अंतरिक्ष में फैल गया। विकिरण अंतरिक्ष में फैल गया महाविस्फोटक के कुछ समय बाद, यानी 3.8 लाख वर्ष बाद। तो यह विकिरण आज भी लगभग सभी दिशाओं में लगभग समान रूप से पाया जाता है, और इस विकिरण का औसत तापमान जो है कि 2.725 जो केल्विन है। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि कहा जाता है, और यह महाविस्फोटक सिद्धांत का सबसे सशक्त प्रमाण है। यहाँ पे देखिए दिया गया है तीव्रता, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य, और यहाँ पे ब्लैक बॉडी विकिरण तापमान कितना है, 2.725 केल्विन। अब यहाँ पे देखते हैं तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखते हैं कि हल्के तत्वों की प्रचुरता थी ब्रह्मांड में। कौन कौन से हल्के तत्वों की प्रचुरता थी? तो महाविस्फोटक के कुछ मिनटों बाद ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, हीलियम तथा थोड़ी मात्रा में लिथियम बने। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम बने। तारों के बनने से पहले इन तत्वों की प्रचुरता महाविस्फोटक सिद्धांत के पूर्वानुमानों से मेल खाती है। तारों के बनने से पहले इन तत्वों की प्रचुरता जो थी महाविस्फोटक सिद्धांत के पूर्वानुमानों से मेल खाती है। इसलिए जो है कि मतलब पता चला कि हाँ, यह सिद्धांत इसी आधार पे काम करता है और ब्रह्मांड इसी आधार पे काम करता है। तो तारों के बनने से पहले महाविस्फोटक मेल खाती है, और अवलोकन व सिद्धांत लगभग समान थे दोनों के। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि अवलोकित और सैद्धांतिक प्रचुरता की तुलना कैसे की गई थी। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कि सैद्धांतिक प्रचुरता कितनी थी, 75%, और यहाँ पे अवलोकित प्रचुरता थी लगभग 74%। हीलियम की बात करें 24%, लगभग 24%, और वहीं लिथियम की बात करें तो 0.01% और वहीं लगभग 0.1% जो है कि अवलोकित प्रचुरता थी। अगर हम एग्जाम की दृष्टिकोण से बात करें, हालांकि यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते सकते हैं कि जैसे ब्रह्मांड की आयु क्या है, 13.8 अरब वर्ष। प्रतिपादक जार्त लेमेत्रे 1927। महाविस्फोटक के साथ समय अंतरिक्ष पदार्थ एवं ऊर्जा का अस्तित्व प्रारंभ हुआ था, और क्या कहते हैं, ब्रह्मांड का आज भी निरंतर विस्तार हो रहा है। निष्कर्ष की बात करें तो उपर्युक्त सभी प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि महाविस्फोटक यानी बिग बैंग सिद्धांत ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक वैज्ञानिक व्याख्या करता है। अब यहाँ से अगला टॉपिक शुरू होता है, आकाश गंगाएं, गैलेक्सी। गैलेक्सी अब देखते हैं हम आकाश गंगाएं, हमारी जो गैलेक्सी।
तो परिचय देखते हैं सबसे पहले कि आकाश गंगाएं गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा परस्पर बंधे हुए अरबों तारे, गैस, धूल कण, निहारिकाओं, डार्क मैटर तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक विशाल समूह है। जो आकाश गंगाएं होती हैं, उनमें बहुत सारे अरबों तारे होते हैं, गैस होती है, धूल कण होते हैं, निहारिका ग्रह होते हैं और डार्क मैटर तथा ऐसे ही अन्य जो है कि खगोलीय पिंडों का एक विशाल समूह होता है। और ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं विद्यमान है। ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं विद्यमान है। इनका आकार, आकृति, द्रव्यमान एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। इनका द्रव्यमान अलग हो सकता है, आकृति अलग हो सकती है और जो है कि एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। और यहाँ पे आकाश गंगाओं की प्रमुख प्रकार देखें तो आकाश गंगाएं कितने प्रकार की होती हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सर्पिल आकाश गंगा यानी स्पाइरल आकाश आकाश गंगा जो गैलेक्सी। सर्पिल आकाश गंगा स्पाइरल गैलेक्सी तो चक्राकार संरचना एवं सर्पिल भुजाएं होती हैं। नई तारों के निर्माण की प्रक्रिया सक्रिय रहती है। हमारी मंदाकिनी इसी प्रकार की आकाश गंगा है। जो हमारी आकाश गंगा है मिल्की वे जिसका नाम है, वह एक जो है कि स्पाइरल गैलेक्सी है, एक सर्पिल आकाश गंगा है। अब आगे देखते हैं दीर्घ वृत्ताकार आकाश गंगा। दीर्घ वृत्ताकार आकाश गंगाएं यानी इलिप्टिकल गैलेक्सी अंडाकार या गोलाकार दिखाई देती है। इसमें गैस व धूल कण अपेक्षा कम होती है। जो दीर्घ वृत्ताकार यानी इलिप्टिकल गैलेक्सी है उसमें गैस एवं धूल कण अपेक्षा थोड़े कम होते हैं। नए तारों के निर्माण बहुत कम होता है। इस गैलेक्सी में नए तारों का निर्माण बहुत कम होता है। और वही देखते हैं अनियमित इरेगुलर गैलेक्सी। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। प्रायः जो अन्य आकाश गंगाओं के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण इसका स्वरूप नियमित हो जाता है। नियमित हो जाता है जैसा कि आप सब देख रहे हैं। और ये अंडाकार। कुछ पॉइंट है जिन्हें हम याद रख सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हमारी आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे और हमारी आकाश गंगा का प्रकार है सर्पिल आकार जैसे कि बैरेड स्पाइरल गैलेक्सी। सूर्य मंदाकिनी की ओर भुजा ओरियन आर्म में स्थित है। ये हमारी जो मंदाकिनी का व्यास है लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है और मंदाकिनी में तारों की संख्या लगभग 100 अरब से लेकर 400 अरब तक है। और याद रखिए आकाश गंगाएं जो होती हैं, आकाश गंगा क्या होती है, इसमें तारे, गैस, धूल कण, डार्क मैटर तथा अन्य खगोलीय पिंड शामिल होते हैं। जैसे कुछ तारे हो गए, गैस एवं धूल कण शामिल होते हैं, डार्क मैटर, अदृश्य पदार्थ और अन्य खगोलीय पिंड जैसे ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड इत्यादि जो है कि आकाश गंगा में होते हैं। निष्कर्ष देखते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि आकाश गंगाएं ब्रह्मांड की मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों तारे, अन्य खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण सुसंगठित रूप से गतिशील रहते हैं। अब देखते हैं मंदाकिनी मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी तो मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी वह आकाश गंगा है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। मंदाकिनी वह आकाश गंगा है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। यह एक बाई सर्पिलर सर्पिलर जो है कि आकाश गंगा है, बाई स्पाइरल गैलेक्सी है जिसके केंद्र में एक बार तथा उससे निकलने वाली सर्पिल भुजाएं होती हैं। यहाँ पे चित्र में दिखा रहा है मंदाकिनी आकाश गंगा। और प्रमुख विशेषताएं क्या है मंदाकिनी की। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकार क्या है कि बाई सर्कुलर आकाशगंगा बैरल स्पाइरल गैलेक्सी। व्यास देखते हैं डायमीटर क्या है तो लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। मोटाई देखते हैं तो लगभग 1000 प्रकाश वर्ष है। और तारों की संख्या जब बनती है तो लगभग 100 से 400 अरब तक। और सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की ओरायन भुजा ओरियन आर्म में स्थित है मंदाकिनी। सूर्य जो है ओरायन भुजा में मंदाकिनी के स्थित है। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र से लगभग जो है कि 26,000 से 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। और देखते हैं कि जो आकाश गंगा का जो गैलेक्टिक सेंटर है, गैलेक्टिक सेंटर आकाश गंगा का केंद्र गैलेक्टिक सेंटर मंदाकिनी का केंद्र धनु धनु तारा मंडल की दिशा में स्थित होती है। जो मंदाकिनी के केंद्र में होता है एक धनु तारा होता है, सैगिटेरियस। सैगिटेरियस जो है
तारामंडल की दिशा में स्थित होता है। इसके केंद्र में सैगिटेरियस ए नामक अति विशालकाय ब्लैक होल जो है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल स्थित है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग जो है कि 40 लाख यानी 4 मिलियन गुना है। 40 लाख यानी 4 मिलियन गुना है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपका। तो सैगिटेरियस ए। गैलेक्टिक वर्ष देखते हैं, तो गैलेक्टिक वर्ष देखते हैं। गैलेक्टिक वर्ष देखते हैं तो सूर्य मंदाकिनी के केंद्र की परिक्रमा करता है। सूर्य जो है मंदाकिनी के केंद्र की परिक्रमा करता है और एक परिक्रमा दूरी करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इस अवधि को गैलेक्टिक वर्ष कहा जाता है। तो परीक्षा एग्जाम फैक्ट्स को कुछ देख लेते हैं। तो क्या क्या है कि हमारी आकाश गंगाएं, प्रकार, सूर्य की स्थिति। तो हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी है, प्रकार है बाइसर्पिलर, आकाश गंगा सूर्य की स्थिति है ओरायन भुजा, ओरियन आर्म, केंद्र है सैगिटेरियस ए, गैलेक्टिक वर्ष है लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष। मंदाकिनी हमारी जो है कि गृह आकाश गंगा है जिसमें सूर्य, पृथ्वी तथा पूरा सौर मंडल स्थित है। अब आगे देखते हैं तारों का जीवन चक्र। तारों का जीवन चक्र क्या होता है? लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। तारे गैस और धूल के विशाल जो है कि बादलों से बनते हैं। तारे कैसे बनते हैं? तारे गैस और धूल के विशाल बादलों से बनते हैं। इन बादलों का मुख्य घटक हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। और जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्थाएं सभी तारों के लिए समान होती है। सबसे पहले जो नेबुला होता है, गैस और धूल कण का विशाल बादल होता है जिसको नेबुला कहा जाता है। प्रोटोस्टार देखते हैं। प्रोटोस्टार गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस सिकुड़ती है, तापमान बढ़ता है और प्रोटोस्टार बनता है। उसके बाद मुख्य अनुक्रम तारा, मेन सीक्वेंस स्टार, नाभिकीय संलयन शुरू होता है और तारा स्थिर अवस्था में आ जाता है। तो सबसे पहले निहारिका, फिर प्रोटोस्टार, फिर मुख्य जो अनुक्रम तारा है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कुछ विशेषताएं। तो कम जो द्रव्यमान वाले तारे, जो सूर्य जैसे तारे होते हैं। अधिक द्रव्यमान तारे, सूर्य से बहुत भारी तारे। तो जिसका द्रव्यमान कम होता है वह सूर्य जैसे तारे होते हैं और जिनका द्रव्यमान अधिक होता है वह सूर्य से बहुत भारी तारे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाल दानव, जो रेड जायंट है। तो तारा फैलकर विशाल लाल दानव बनता है। तारा फैलकर विशाल लाल दानव बनता है। और यही ग्रही निहारिका, प्लेनेटरी जो नेबुला है, जो बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाती हैं, ग्रहिका निहारिका बनती हैं। जो बाहरी परतें होती हैं अंतरिक्ष में फैल जाती हैं वह ग्रहिका निहारिका बनती है। श्वेत बौना, व्हाइट ड्राफ्ट, केंद्र में बचा गर्म और घना कोर श्वेत बौना बन जाता है। जो केंद्र में बनता है घना और कोर, वह श्वेत बौना बन जाता है। ब्लैक बौना देखते हैं। ब्लैक बौना, ब्लैक ड्राफ्ट, बहुत लंबे समय बाद श्वेत बौना ठंडा होकर ब्लैक बौना बनता है। सैद्धांतिक अवस्था यह होती है उसकी। लाल महादानव, रेड जो सुपर जाइंट है। तो तारा अत्यधिक फैलकर लाल महादानव बनता है। वही देखते हैं सुपरनोवा, 5वें नंबर पर सुपरनोवा। तारे के जीवन के अंत में भीषण महाविस्फोट होता है, तब जाके सुपरनोवा का निर्माण होता है। वही देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो स्टार होते हैं अत्यधिक घना होता है, तीव्र अपसारित पिंड है। यह चमचम पदार्थ का द्रव्यमान अरबों टन के बराबर हो सकता है। यह जो एक चम्मच पदार्थ का द्रव्यमान होता है अरबों टन के बराबर हो सकता है। वही देखते हैं एक लास्ट है ब्लैक होल। ब्लैक होल, यदि अवशेष द्रव्यमान बहुत अधिक हो तो सुपरनोवा के बाद ब्लैक होल बनता है। तो इतनी सारी चीजें हम सब ने जान लिया शुरुआत से लेकर लास्ट तक। अब देखते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या चीजें हमें जो है कि याद रखनी है। तो देखिए परीक्षा तथ्य, एग्जाम फैक्ट जो है, तारे निहारिका से बनते हैं। मुख्य अनुक्रम, तारा स्थिर अवस्था में जो नाभिकीय संलयन करता है। कम द्रव्यमान वाले तारे जैसे श्वेत बौना बनाते हैं। अत्यधिक द्रव्यमान वाले तारे सुपरनोवा के बाद न्यूट्रॉन तथा ब्लैक होल बनाते हैं। ब्लैक होल से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। जब ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है तो समझ लो प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता है। तारों जितना अत्यधिक द्रव्यमान होगा उसका जीवन उतना ही छोटा होगा। अब यहाँ पे विशेष तथ्य देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट 1.44 जो है कि यम यानी सौर द्रव्यमान। यदि किसी तारे के अवशेष का द्रव्यमान 1.44
नियम है, तो कम हो तो वह श्वेत बौना व्हाइट ड्राफ्ट बनता है। इससे अधिक हो तो श्वेत बौना नहीं बन सकता। आगे की परिस्थितियों के अनुसार न्यूट्रॉन या ब्लैक होल बन सकता है। समय के साथ तारे का आकार, तापमान, चमक और संरचना बदलती रहती है। तो इस तरीके से आप सब देख सकते हैं। तो जो अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा, वहां से हम शुरू करेंगे सौर मंडल से, क्योंकि एक फ्रेश टॉपिक हो जाएगा सौर मंडल। तो दोस्तों, आज की कक्षा में हमने ब्रह्मांड से संबंधित सभी मूलभूत धारणाओं को समझा। यही ये आधारभूत तथ्य है जिन पर आगे का पूरा जो है कि अध्ययन आधारित होगा। अगली कक्षा में हम सौर मंडल, सोलर सिस्टम का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसमें हम समझेंगे कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य, सभी ग्रह जो है कि उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का तथा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी तथ्य। तो दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने या अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि समझ में आती है क्लास में, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्योंकि परीक्षा जो है कि बहुत ज्यादा दिन नहीं बची है। हमारा टारगेट है 6 दिसंबर प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई करना और उसके साथ मेंस लिखना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई।